8303 approach. We'll proceeding back, sir. We have lost engine. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। मुश्किलात में घिरी कौम पर आज एक और क़यामत टूट पड़ी। लाहौर से उड़ान भरने वाले PIA का मुसाफिर तैयारा PK8303 कराची के इलाके मलीर मॉडल कॉलोनी में घरों पर गिरकर तबाह हो गया। आबादी में तैयारा गिरा और उसके बाद में इंतहाई रिक़्क़त आमेज़ मनाजिर देखने में आया, जिसके बाद अब तक जो मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं उनके मुताबिक 66 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 40 से ज़ायद मैयतें जिना अस्पताल और मुख्तलिफ़ अस्पतालों में जो मैयतें हैं वो पहुँचाई गईं। तैयारा गिरने के बाद हौलनाक मनाजिर थे। जो पूरा इलाका था मॉडल कॉलोनी का वो क़यामत सुग़रा का मंजर पेश करने लगा, जिसके बाद में वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। मुख्तलिफ़ टीम्स गई, पाक फ़ौज की, रेंजर्स की, मेडिकल टीमें वहाँ पर पहुँची और इब्तदाई मदद आपके तहत भी जो इलाका मकीन थे उन्होंने फ़ौरी तौर पर वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया। और 3 लोग ऐसे खुशकिस्मत हैं जिनके बारे में इत्तलात हैं जो बच गए और अभी ये दुआ करेंगे कि मज़ीद लोग भी बच जाएँ। और अभी आपको बताएं कि जो अरशद मलिक हैं CEO PIA, उन्होंने भी शफाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया। उन्होंने कहा अक़वामी उसूलों के मुताबिक इंक्वायरी की जाएगी और जो भी तहक़ीक़ात होंगी उसके मुताबिक वो कौम के सामने रखी जाएंगी। इस पर प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। मजमूई तौर पर इस वक्त सूरत हाल क्या है। सबसे पहले अस्पतालों में, ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कराची का JPMC, वहाँ सूरत हाल क्या है। वहाँ की डायरेक्टर सीमी जमाली साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालने के लिए। सीमी जमाली साहिबा, कितनी मजमूई तौर पर अब तक यहाँ पर डेड बॉडीज लाई गई हैं JPMC में? कोई जख्मी भी आए यहाँ पर? वालेकुम। बहुत अफसोस हुआ इस वाक़े के ऊपर और हमारे पास इस वक्त तक JPMC में 44 डेड बॉडीज लाई गई हैं। 44 डेड बॉडीज में से 6 लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं अब तक और बाकी जो हैं उनके सैम्पलिंग होगी, अभी DNA सैम्पलिंग होगी और उसके बाद उनको आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। और यहाँ पर PIA ने एक हेल्थ डेस्क बना दी है JPMC के अंदर और साथ ही सिविल हॉस्पिटल में भी बनाई है। हमारे पास कोई पैसेंजर जो हयात थे जिना अस्पताल में नहीं लाए गए। हमारे पास सिर्फ जो नवाही इलाकों के लोग जो कोई जख्मी हुए थे, 6 लोग उनमें से आए थे और उसके अलावा हमारे पास कोई नहीं आए जो कि फर्स्ट एड देने के बाद रुखसत कर दिए गए थे। So we had no injured from the flight, but we had 44 people who were brought in dead. ठीक, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या प्रोसेस होगा मैडम? जी सॉरी, आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या प्रोसेस होगा? कितने इस पे दिन लगेंगे? आइडेंटिफिकेशन में हमेशा ये होता है कि DNA सैम्पलिंग ली जाती है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द डिसीज्ड एंड जो लवाहिकीन होते हैं उनके सैंपल्स भी लिए जाते हैं। तो जब वो मैच कर जाते हैं तो फिर उनको बॉडी दे दी जाती है। ये आमतौर पे कि कराची यूनिवर्सिटी में एक फोरेंसिक साइंस का डिपार्टमेंट है, फोरेंसिक लैब है जहाँ पर से ये हो सकता है। तो इट विल बी डन फ्रॉम देयर। सैंपल्स पुलिस और मेडिकल लीगल सेक्शन के लोग ले रहे हैं और जैसे जैसे होते जाएंगे ये ED मॉर्ग में बॉडीज शिफ्ट हो जाएंगी। कितने दिन लगते हैं अंदाजन लवाहिकीन को? कितना इंतजार? देखिए जितनी जल्दी हो सकेगा, ये तो इतनी इमरजेंसी है कि इसमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आइडेंटिफाई होंगी, लेकिन मैचिंग वगैरह में कुछ टाइम लगता है। तो हतमी तौर पर तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन 3-4 दिन तो लग सकते हैं। तो सीमी साहब, मजमूई तौर पर आपके पास क्या इत्तलात है? कितने अब तक अफराद इसमें जाँ बहक हो चुके हैं और कितने बच जाने की उम्मीद की जा सकती है? देखिए 2 लोग तो मुझे पता है जो बच गए हैं इस क्रैश में से, जिसमें से एक पंजाब बैंक के प्रेसिडेंट साहब थे जिनकी चेयर जो है वो किसी तरह जहाज में से निकल गई सीट, और वो सीट समेत पता नहीं किस तरह, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की शान है कि वो बच गए और ही वॉज टेकन टू द CMH जहाँ से वो दारुल सेहत अस्पताल में चले गए। दूसरे वो साहब थे जो सिविल हॉस्पिटल में हमारे 2 मिनिस्टर्स थे जो गए थे, जुबैर नाम था उनका। उन्होंने बताया कि वो उसी पैसेंजर थे वहाँ पे
اور وہ بھی بچ گئے. اللہ کی شان ہے, یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ 2 لوگ بچ گئے اس طرح. مگر جس طرح کی آگ لگی ہوئی جہاز میں نظر آ رہی تھی, لگتا تو نہیں تھا کہ کوئی بھی بچ سکے گا, لیکن پھر اللہ کی ذات بچانے والی ہے. تو لاشیں آنے کا سلسلہ اب تک بھی جاری ہے جے پی ایم سی میں؟ جی بالکل, اس وقت بھی پوسٹ مارٹم روم کے اندر جو ہے آٹوپسیز کے روم میں لوگوں کے لواحقین باہر کھڑے ہوئے, میڈیکو لیگل سیکشن ان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, اور ہیلپ ڈیسک ایک بن گئی ہے ایمرجنسی روم کے اوپر بھی. تو آپ لوگ ویسے ہی کافی زیادہ بزی تھے کورونا کے حوالے سے, ہاسپٹلز میں کافی رش تھا, خاص طور پر جے پی ایم سی میں آئسولیشن وارڈ جو بنایا گیا اس کے بعد میں اب ایس او پیز کو کس طرح وہاں پر فالو کیا جا رہا ہے؟ ایک الگ سے کاؤنٹر ان کے لیے بھی بنایا گیا ہوگا؟ جی, ان کے لیے الگ بالکل کاؤنٹر بنا دیا ہے, اور دوسرا یہ کہ جو ایس او پیز کووڈ کی تھیں وہ تو فالو کی جا رہی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اتنا بڑا حادثہ ہو گیا کہ اس میں تو ہم کوشش تو کر رہے تھے کہ ہم سب لواحقین اور جو بھی لوگ آ رہے تھے وہاں سب کو ہم نے ماسک دیتے رہے ہیں اور گلوز مہیا کرتے رہے ہیں, لیکن جتنے لوگ ہمیں ملے ہیں ہم نے تو سب کو پرووائڈ کر دیے ہیں. لیکن ایس او پیز فالو کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس قسم کے سانحے میں. جو ہم کر سکتے تھے, ہمارا اسٹاف تو ویسے بھی پی پی ایز پہنے ہوئے تھا, لیکن جتنے لوگ باہر سے آئے ہیں کافی سب لوگوں کو ہم نے ماسک اور یہ سب کچھ پرووائڈ کیا تھا. ٹھیک ہے, جے پی ایم سی کے ڈائریکٹر سیمی جمالی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی پروگرام میں. انہوں نے بتایا کہ کووڈ کے حوالے سے بھی ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے. لاشیں آنے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے جے پی ایم سی میں, جو وہاں پر پوسٹ مارٹم وارڈ ہے وہاں پر اب بھی لاشیں آ رہی ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ 66 افراد کی مصدقہ طور پر اب تک اطلاعات آ چکی ہے جو اس سانحے میں جاں بحق ہو چکے ہیں. جو 2 افراد کی انہوں نے بتایا کہ اب تک اس حادثے میں ایک زبیر نام بتایا, ایک بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ, ان کا بتایا کہ وہ بچ گئے, اور یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے کیونکہ جس طرح طیارے میں آگ لگی تھی, جو لاہور سے آنے والا پی آئی کا طیارہ تھا جو آبادی پر گر کر تباہ ہوا تھا, وہ اس کے بعد میں وہاں پر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ شاید کوئی بھی نہ بچے, لیکن یہ معجزاتی طور پر 2 لوگ اس میں بچ گئے ہیں. اب تحقیقات کے بارے میں باقاعدہ طور پر جو سی ای او پی آئی اے ہیں ارشد ملک, انہوں نے کہہ دیا کہ انٹرنیشنل لیول کی تحقیقات کرائی جائیں گی, اور انہوں نے اس بات کو بھی بالکل باور کرایا کہ یہ بڑے قابل لوگ تھے, بڑا قابل جو سٹاف تھا, جو کریو ممبرز تھے, پائلٹ تھے جنہوں نے کھویا, وہ غمزدہ بھی نظر آ رہے تھے. ارشد ملک صاحب انہوں نے کہا کہ اب اور کسی قسم کی کوئی خامی نہیں چھوڑی گئی تھی, کوئی کمی نہیں تھی, انٹرنیشنلی سرٹیفائیڈ تھا. اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت جائے وقوع پر انتہائی ہولناک مناظر تھے, قیامت صغریٰ کا منظر پیش کر رہا تھا. اور جو ہمارے پاس معلومات ہیں ان کے مطابق فوری طور پر اس علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا, ماڈل کالونی کو جس جگہ پر وہ جہاز گرا تھا, اور وہاں سے علاقہ مکینوں کو بھی باہر نکال دیا گیا تھا, جس کے بعد علاقہ مکین بھی کچھ شکایت کرتے نظر آ رہے تھے کہ انہیں وہاں پر جانا ہے, اپنے گھروں میں جو زخمی ہیں انہیں ان کی طبی امداد میں ان کی مدد کرنی ہے. اور اس واقعے کے بعد وزیر اعظم پاکستان عمران خان, پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. جائے وقوع کی صورتحال بھی انتہائی دل خراش ہے. اس جائے وقوع کی صورتحال کے حوالے سے بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے. مجھے بھی بریک پر جانا ہے, اس کے بعد میں آپ کو جائے وقوع لیے چلوں گا, وہاں پر ہمارے رپورٹر ہوں گے, ہاسپٹل میں کیا صورتحال ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے, آپ کو بتائیں گے وہاں پر اب تک جو دیگر اسپتال ہیں وہاں صورتحال کیا رہی, اور لواحقین جو ہیں وہ کس طرح اپنے پیاروں کا انتظار کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آرمی چیف نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے اس افسوسناک واقعے پر. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے بھی طیارے حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے, اور غمزدہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا. وزیر اعظم عمران خان نے ہدایات جاری کی ہیں فوری طور پر جو طیارہ حادثہ ہے اس کی تحقیقات کی جائیں. اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے بھی طیارہ حادثے پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا. سپہ سالار نے کہا کہ وہ اس مشکل ترین وقت میں سوگوار خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں, اور پاک فوج کو امدادی کاموں میں مکمل مدد فراہم کرنے کی انہوں نے ہدایت کی ہے. اور جو جائے وقوع ہے وہاں پر اب بھی جو امدادی کارروائیاں ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے. وہاں صورتحال کیا ہے, ریسکیو کی صورتحال کہاں تک پہنچی ہے, یہ آپ کو بتائیں گے. جائے حادثہ پر کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز بھی پہنچے. پی آئی کے طیارے کے حادثے کے بعد ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل عمر احمد بخاری بھی جائے حادثہ پر فوری طور پر پہنچے, اور پاک فوج کے جو ریسکیو حکام تھے
उन्होंने बताया, ब्रीफिंग भी दी कोर कमांडर और डीजी रेंजर्स को सूरत हाल के हवाले से। दोनों शख्सियात ने आज सूरत हाल का वहाँ पर जायज़ा भी लिया और रेंजर्स के जवानों को रेस्क्यू के कामों में मदद करने की, ऑपरेशन में पेश रहने की हिदायत की। और वहाँ पर तमाम ही जो महकमे हैं, चाहे वो रेंजर्स हो, पाक फौज हो, इसके अलावा मेडिकल अमला हो, पुलिस हो, सभी पेश रही। वहाँ पर फंसे जो लोग थे उन्हें बचाया गया और उन्हें बचाने के अमल में मुकम्मल तौर पर उनकी मुआविनत की गई। अब ब्रेक पर जाएंगे, उसके बाद में जाए वक़ुआ की जो मौजूदा सूरत हाल है, वहाँ सूरत हाल क्या रही, इस पर बात करेंगे। दीगर हॉस्पिटल में भी कितनी डेथ बॉडीज लाई गई हैं, लवाहिकीन किस तरह अपने प्यारों की पहचान के लिए या अपने प्यारों के बच जाने के मुंतज़िर हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बदकिस्मत मुसाफिर तैयारे के बारे में। PK-8303 जो लाहौर से उड़ान भरने के बाद कराची आ रहा था, लेकिन आज सफेद अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आदि पर वो तैयारा गिर गया और 66 अफराद के अब तक जाँ बहक होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। लवाहिकीन इंतहाई परेशान हैं अपने प्यारों की मैयतें वसूल करने के हवाले से और ज़िंदा बच जाने के लिए भी दुआएं कर रहे हैं। हम भी ये दुआ कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वाक़े में ज़िंदा बच जाएं, उनके लवाहिकीन को उतना, उनके जो मुतासरीन हैं उन्हें उतना सब्र जल्दी मिलेगा। और जैसे कि अब से कुछ देर पहले सिमी जमाली साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी, वो ये बता रही थी कि जिस तरह तैयारे में आग लगी, जिस तरह तैयारा तबाह हुआ था, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जिस तरह जो 2 अफराद इसमें बच गए हैं वो यकीनन मौजूदा तौर पर बचे हैं अब तक की जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक। और मतलब उनके मुताबिक ये था कि उनकी जो वो सीट समेत किसी तरह जहाज़ से बाहर आ गए ये 2 लोग और वहाँ पर गिर गए, वो इसीलिए इंजर्ड हो गए और वो बच गए। लेकिन जो लोग तैयारे में मौजूद थे वो बहुत ज़्यादा, उनकी जो बॉडीज़ हैं वो जल भी गई। लवाहिकीन की लाशों को पहचानने के लिए भी परेशानी और मुश्किलात का सामना है। और जो सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो अमला था कराची एयरपोर्ट पर, उससे जब पायलट का रब्ता हुआ था तो पायलट ने बताया था कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम आई है, कुछ ख़राबी आई है, उसके लिए उनको लैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है और दोनों रनवेज़ को खाली करा दिया गया था, जो हमारे पास मालूमात है उनके मुताबिक। लेकिन रनवे से कुछ टाइम कबल ये तैयारा आबादी में गिर गया। इसकी क्या वजूहात थी, इस पर प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। अभी जाए वक़ुआ की सूरत हाल क्या है, हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे राजा तारिक ने। राजा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप वहाँ पर मौजूद हैं। ये बताएं, आपने मुसलसल जब से ये हादसा पेश आया है उसके बाद से अब तक रिपोर्टिंग की, वहाँ देखा जाए हादसा की इस वक्त सूरत हाल क्या है, मुकम्मल तौर पर क्लियर करा लिया गया है इलाके को? जवाद कमाल, आज ही ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। तकरीबन 2:39 पे जो लाहौर से PIA की आने वाली परवाज थी, वो एयरपोर्ट से कुछ फासले पे बाडल कॉलोनी काजमाबाद के मकानात पे गिर गई। इस हादसे में जो है अब तक जो यहाँ से डेड बॉडी निकाल के हॉस्पिटल भेजी गई हैं वो तकरीबन 66 हैं, जबकि अब भी जो है रेस्क्यू का काम जो है वो जारी है। जो हमारी यहाँ रेस्क्यू हुकाम से बात हुई है, उनका कहना है कि चूँकि यहाँ तंग गलियां हैं, अब हैवी मशीनरी भी मंगा ली गई है, उसके ज़रिए कोशिश की जा रही है और रात भर जो है ये रेस्क्यू का काम जारी रहेगा। इस सिलसिले में जो फौज के रेस्क्यू इदारा है वो यहाँ लीड कर रहा है, दीगर जो फलाई इदारे हैं वो भी उनके साथ काम कर रहे हैं। जो सिटी गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के इदारे हैं वो भी उनकी निगरानी में यहाँ काम कर रहे हैं। इस वक्त चूँकि जब यह हादसा पेश आया था उसके बाद यहाँ की लाइट जो थी वो मुनक़ते हो गई थी। अब यहाँ जो है जनरेटर के ज़रिए जो है बिजली का इंतज़ाम किया गया है, रोशनी की गई है ताकि जो रेस्क्यू का काम है वो जारी रहे। अब इसमें कितनी देर लगती है ये रेस्क्यू ज़राए भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे, क्योंकि बहुत ही तंग गलियां भी हैं और 7 से 8 मकानात हैं जिन्हें ये नुकसान पहुंचा है और उनका मलबे है जिसके मलबे के नीचे ये अफराद दबे होने का खदशा है। तो जब तक वो मुकम्मल तौर पर मलबा नहीं हटाया जाता तो रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि यहाँ रेस्क्यू का काम जारी रहेगा। जी तो राजादार, रेस्क्यू के कामों में किन मुश्किलात का सामना है, तंग गलियां हैं, किस तरह रेस्क्यू के अमल को अंजाम दिया जा रहा है यहाँ पर? इब्तदाई तौर पर तो जवाब यह हुआ कि जब यह हादसा पेश आया तो लोगों की बहुत
बड़ी तादाद यहाँ जमा हो गई। उसके बाद जब रेस्क्यू के इदारे यहाँ आए तो उनके लिए रास्ता नहीं बन पा रहा था। उसके बाद फौज के जवान यहाँ आए, उन्होंने लोगों को यहाँ से मुंतशिर किया, उन्हें हटाया, जगह बनाई और उसके बाद रेस्क्यू का अमल थोड़ा तेज हुआ। अब जो अमल है वो है तो तेज, लेकिन चूंकि गलियां छोटी हैं, बड़ी मशीनरी जो है वो अंदर नहीं जा सकती, तो उस वजह से थोड़ी सी दुश्वारी पेश आ रही है। काम की रफ्तार वो नहीं है जो तो किस तरह फिर रेस्क्यू के अमल को मुकम्मल किया जाएगा जब हैवी मशीनरी तंग गलियों की वजह से जाए हादसा तक नहीं पहुंच सकेगी? उसके लिए उन्होंने अब छोटी मशीनरी भी मंगाई है और उसके अलावा जो दूसरे औजार हैं उनके ज़रिए भी कोशिश की जा रही है और उनकी कोशिश ये है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस अमल को मुकम्मल किया जाए, रेस्क्यू का काम जो है मुकम्मल किया जाए और उनका ख्याल है कि सुबह तक मुमकिन है कि ये अमल मुकम्मल हो जाए। सारी रात जो है ये रेस्क्यू का काम जारी रहेगा और इसके लिए उन्होंने लाइट का भी बंदोबस्त किया है, जनरेटर मंगाए गए हैं, उसके अलावा लाइटें मंगाई गई हैं जो है बड़ी बड़ी लाइटें हैं, ताकि पूरे उस इलाके को जो है उससे रोशन किया जा सके और रेस्क्यू के काम को जारी रखा जा सके। जी राधे तारिक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितने यहाँ पर मकानात मजमूई तौर पर तबाह हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है, जो लवाहिकीन हैं वो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यकीनन खुले आसमान तले वो इस वक्त मौजूद होंगे, अब रात का वक्त हो गया है, यहाँ पर भी इस हवाले से भी बताएं कि क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन स्लो हो गया या रोक दिया गया है रात की वजह से। उसके अलावा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि वहां पर जो मुतासिरीन हैं उनको क्या यकीन दहानी कराई गई है, लवाहिकीन को जिनके घर तबाह हो गए? जवाब इस सिलसिले में यह है कि जब अफ्तार का वक्त था तो उस वक्त कुछ वक्त के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो रोका गया था। अफ्तार के बाद से अब मुसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू का काम हो रहा है। इस हादसे में तकरीबन 10 के करीब मकानात हैं जो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और जबकि जो करीब के कुछ मकानात हैं उन्हें जुज़वी नुकसान पहुंचा है। चूँकि जहाज जो गिरा वो छत पे गिरा है तो छत वगैरह बैठ गई है और उसके वजह से बहुत नुकसान हुआ है। कुछ गाड़ियां भी तबाह हुई हैं जो गलियों में खड़ी हुई होती हैं। तो इस हवाले से जो है यहाँ चीफ सेक्रेटरी भी आए, कमिश्नर कराची भी आए, वज़ीर आला सिंध ने भी यहाँ का विजिट किया। अब वज़ीर आला सिंध ने जो डीसी कोरंगी है उन्हें हिदायत की है कि यहाँ जितने लोग बेघर हुए हैं, जिनके घरों पे इस वक्त नुकसानात है, उनके फौरी तौर पे किसी अच्छी जगह पे इंतजामात किए जाएं उनके रहने का, और कोई ऐसी जगह नहीं होती तो होटलों में फौरी तौर पर इंतज़ाम किया जाए और उनका जितना भी नुकसान हुआ है उसका फिलफौर जो है वो हुकूमत अजाला करेगी और जब तक ये सूरत हाल है तो उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त भी हुकूमत करेगी। इस सिलसिले में भी इंतजामात किए जा रहे हैं। अब जो घर के लोग हैं वो यहाँ से या तो कुछ करीबी लोगों के पास चले गए हैं, कुछ लोग जो हैं वो रिश्तेदारों के यहाँ मुंतकिल हो गए हैं। इस वक्त जाए वकुआ जो है वहाँ मुतासरा घर के अफराद कम हैं, बाकी जो रेस्क्यू इदारे हैं वो इस वक्त अपना काम जारी रखे हुए हैं। जी ठीक, राधा साहब हमारे साथ ही रहे, हमें हेल्थ रिपोर्टर यासिर सलीम ने भी ज्वाइन किया। यासिर, कितने अस्पतालों में डेथ बॉडीज लाई गई हैं, आपके पास इत्तलात क्या है? मजबूरी तौर पर कितने लोग हैं जो मौजूदा तौर पर इस हादसे में बच गए हैं? सूरत हाल क्या है? लवाहिकीन अस्पतालों में अपने प्यारों की एक झलक देखने के लिए, चाहे वो डेथ बॉडी हो या वो जिंदा बच गए हो, उसके मुंतज़िर है। हाँ जी बिल्कुल, ये जो मलिया के अंदर हादसा पेश हुआ है, जो प्लेन क्रैश का जो हादसा पेश आया है, इसमें जो महकमा सेहत है उनकी जानिब से अभी तक कंफर्म किया गया है कि अब तक तैयारे का जो हादसा है इसमें 69 अफराद जो है वो जाम हो चुके हैं। उनकी तस्दीक की जो है वो महकमा सेहत की जानिब से जो है वो कर दी गई है। इब्तदाई तौर पर जब ये हादसा पेश आया था तो उस हादसे के अंदर जो है ये बताया जा रहा था कि जी 3 अफराद हैं जो कि इसके अंदर सर्वाइव कर गए हैं, लेकिन अब जो डिटेल सामने आई है तो उसके अंदर ये बताया गया है कि तकरीबन 3 नहीं 2 अफराद हैं जो कि इसके अंदर जो है वो सर्वाइव कर गए हैं और इन 2 अफराद के अंदर जो है इनको जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अंदर पंजाब बैंक के जो सदर है वो भी इसके अंदर मौजूदा तौर पर बचे हैं और एक खातून जो है जो CMH के अंदर जो है वो भी इसके अंदर जो है वो बच गई और वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट जो है वो अभी तक की जा चुकी है। हमारी जब यहाँ पे जिना हॉस्पिटल की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सीमी जमाली, उनसे बात हुई तो उनके कह रहे हैं कि अब तक जो है वो 44 डेड बॉडीज जिना के अंदर जो है वो लाई जा चुकी हैं, जबकि सिविल हॉस्पिटल के MS का ये कहना है कि जी अब तक जो है वो 25 डेड बॉडीज जो है वो यहाँ पे
لائی جا چکی ہیں سول ہاسپٹل کے اندر. اس کے علاوہ عباسی ہاسپٹل میں بھی جو ہے وہ کچھ زخمی جو ہیں وہ یہاں وہ گئے تھے, لیکن جو انیشیل انجریز تھیں ان کے اندر ان کو وہاں سے جو ہے وہ ریلیز کر دیا گیا ہے. لیکن سول ہاسپٹل کا جو برنس یونٹ ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ باڈیز کو شفٹ کیا گیا, خاص طور پہ جو انجرڈ ہیں جن کو برننگ انجری ہوئی ہے جب یہ پلین کریش کیا ہے. جو اس پلین کو کریش کرنے کے بعد جو جلی ہوئی انجریز تھی, ایک محمد زبیر جو کہ جو انجری میں انجرڈ تھا اس کو بھی جو ہے وہ یہاں سے جب وہ اس کو سول ہاسپٹل کے برنس وارڈ کے اندر جو ہے وہ شفٹ کیا گیا ہے. تو اب تک جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو حادثاتی طور پہ جو اس میں 2-3 لوگ جو یہاں پہ اس میں بچ گئے ہیں ان کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے. اور مختلف ہاسپٹلس میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کے جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں سرکاری ہاسپٹلس وہاں پہ جو ہے وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے, اور تمام تر ہاسپٹلس میں جتنے بھی اسٹاف ہے ان اسٹاف کی جو ہے وہ جو چھٹیاں ہیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں محکمہ صحت کی جانب سے. آج منسٹر ہیلتھ عزرا پیٹرو ہو, وزیر سعید غنی وزیر جو ہیں سعید غنی اور ناصر حسین شاہ, انہوں نے بھی جو ہے وہ جائے وقوع کا اور جنا ہاسپٹل کا جو ہے وہ دورہ کیا تھا, اور تمام کا جو ہے وہ حادثات جو ہوا تھا اس کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا تھا. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو طیارہ حادثہ جو ثانیہ ہوا تھا اس میں امدادی کاموں کا جو ہے وہ MKM نے بھی جائزہ لیا تھا. اور اب تک جو حادثہ ہوا ہے اس کی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے احکامات بھی دیے گئے ہیں جو انکوائری کے لیے. اور اب تک کی جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہمارے پاس آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ جی کراچی کا جو جنا اسپتال ہے اس میں بچ جانے والوں کی جو زیر علاج جو بچ گئے تھے ان کو جو ہے وہ دارالصحت میں بھی جو ہے ان کا علاج کیا گیا تھا, اور جو دوسرے جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ ان کا علاج کیا گیا تھا. 44 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ جنا ہاسپٹل کے اندر آئی ہیں, 25 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ سول ہاسپٹل کے اندر آئی ہیں. آغا خان کے اندر کوئی ڈیڈ باڈی نہیں گئی ہے. ایک ڈیڈ باڈی ایک جو برننگ انجری تھی اس کو CMH شفٹ کیا گیا تھا, اور کچھ کو جو ہے وہ یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ جی عباسی میں شفٹ کیا گیا تھا, لیکن عباسی میں جو لوگوں کو شفٹ کیا گیا تھا وہ صرف انیشیل مائنر انجریز تھی, ان کو جو ہے اس کے بعد ٹریٹمنٹ دے دی تھی. تو اب یاسر یہ بتائیں کہ یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن پروسیس ہے, ابھی ہماری کچھ دیر پہلے سیمی جمالی صاحبہ سے بات ہو رہی تھی, وہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے JPMC میں تو ایک کاؤنٹر بنا دیا ہے, اور کراچی یونیورسٹی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اس پر کام کرتا ہے, جس کے بعد 2 سے 3 روز لگتے ہیں. تو دیگر ہاسپٹلز میں بھی کاؤنٹر بن گئے اور جو لوائقین ہیں ان کے نمونے حاصل کر لیے گئے. جی بالکل, ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جتنے بھی یہ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ انیشیلی طور پہ جو کاؤنٹرز ہیں وہ بن چکے ہیں, اور کاؤنٹرز جو بننے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہو چکا ہے. لیکن ہم آپ کو یاسر سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا, یاسر سے بات کریں گے. راجہ طارق, آپ کی طرف آتا ہوں. اعلیٰ حکام نے یہاں پر دورہ کیا جائے وقوع کا, سرکاری طور پر کیا بندوبست کیا گیا ہے, کیونکہ اب سے کچھ دیر بعد یہاں پر سحری کا بھی ٹائم ہو جائے گا, اور جو لوائقین ہیں وہ تمام کے تمام ہی یہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں یا کچھ ابھی بھی بیٹھے ہیں؟ کچھ کافی خبریں آ رہی تھی کہ غم و غصے کی لہر بھی ان میں ہے, اور نمبر آف ہاؤسز بتا سکتے ہیں کہ کتنے مکانات تھے جو مکمل طور پر تباہ ہوئے؟ جواد, یہاں جو صورتحال ہے وہ تو ریسکیو کا عمل اس وقت جاری ہے. جو لوگ تھے جو یہاں بے گھر ہو گئے تھے انہیں مختلف مقامات پہ منتقل کر دیا گیا ہے. جو گھروں کی تعداد ہے وہ تقریباً 10 ہے جو اس حادثے میں متاثر ہوئی ہے, جن میں بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. جو قریب کے مزید مکانات تھے ان کو بھی جزوی نقصان پہنچا ہے, لیکن وہ اتنا خطرناک نہیں تھا. یہاں جو ہے انتظامات کے حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہاں افطار کا ٹائم ہوا تھا تو یہاں فلاحی اداروں کی جانب سے, اس کے علاوہ دیگر جو انفرادی طور پہ مخیر حضرات تھے انہوں نے بھرپور انداز میں یہاں افطار کا انتظام کیا تھا. یہاں ریسکیو کام کرنے والے تھے, میڈیا والے تھے, یا جو متاثرین تھے ان تک افطار. اچھا راجہ طارق, یہ بتائیں یہ نقصان کے ازالے کے لیے سندھ گورنمنٹ نے, اعلیٰ حکام نے کچھ لاہے عمل ترتیب دیا ہے؟ کیونکہ جن لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں, عید بالکل قریب ہے, 1-2 روز کے بعد عید ہے, تو وہ عید کہاں پر گزاریں گے؟ وہ ان کے رہائش کا کوئی بندوبست کیا گیا؟ جی بالکل, اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ سندھ نے چیف سیکریٹری کو اور DC کرنگی کو فوری طور پہ ہدایت کی کہ جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں انہیں فوری طور پہ کسی اچھے مقام پر منتقل کیا جائے, اور وہ نہ ہو تو کسی اچھے ہوٹل میں انہیں منتقل کیا جائے, ان کی رہائش کا انتظام کیا جائے
जब तक कि उनके घरों का मसला हल नहीं होता। ये भी हिदायत की गई है कि जो घर हैं जिनको जितना भी नुकसान पहुंचा है उसका तखमीना लगा के हुकूमत जो है उस सिलसिले में इनकी भरपूर माली मुआवनत भी करेगी, और जब तक इनके घर तैयार नहीं होते इनकी रिहाइश वगैरह का भी बंदोबस्त किया जाएगा। इस सिलसिले में जब से यह हादसा हुआ है 3 दफ़ा जो है कमिश्नर कराची यहाँ का विजिट कर चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी यहाँ दौरा कर चुके हैं, वज़ीर आला सिंध भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी रेस्क्यू का काम भी देखा, मुतासरीन जो है उन्हें भी मुख्तलिफ जो है यकीन दहानियाँ कराई हैं। अब तक की जो सूरत हाल है वो उससे तो लोग कुछ मुतमईन लग रहे हैं, और चूँकि जब तक ये रेस्क्यू का काम मुकम्मल नहीं होता और उसके बाद जब हुकूमत की जिम्मेदारी आएगी उसमें देखना होगा कि कितना वक्त लगता है, उसके बाद ही ये सूरत हाल आएगी कि हुकूमत ने जो अब आज आके यहाँ लोगों को दिलासा दिया है, उन्हें ये हिम्मत बढ़ाई है कि उनकी हर तरह मदद की जाएगी। अगर हुकूमत मदद करती है तो लोगों के अजाला हो सकेगा जो उनका नुकसान हुआ है, माली नुकसान, जो जानी नुकसान हुआ है उसके सिलसिले में तो यकीनन ना हुकूमत मुदावा कर सकती है ना कुछ। अब इस सिलसिले में जो सिविल एविएशन और PIA को काम से बातचीत हुई थी तो उनका ये कहना था कि जो हादसे में जाँ बहक हुए हैं उसके सिलसिले में जो एक पॉलिसी है उसके तहत बिल्कुल तमाम लोगों को मुआवजा भी अदा किया जाएगा, और जो सूरत हाल होगी वो इदारे मुकम्मल तौर पर करेंगे। जी ठीक। यासिर, आप ये बताएं, जिना हॉस्पिटल के बारे में तो हमने मुकम्मल तौर पर मालूमात ली हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल्स में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा रश भी है कोविड-19 के पेशेंट्स के हवाले से, तो वहाँ पर तो SOPs को बहुत ज़्यादा फॉलो किया गया। दीगर हॉस्पिटल जहाँ पर इंजर्ड लाए गए हैं, जहाँ पर डेथ बॉडीज़ आई हैं, वो चाहे सिविल हॉस्पिटल हो या दारुल सेहत हो या दीगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, वहाँ पर क्या SOPs को फॉलो किया जा रहा है और कितनी परेशानी है, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा वहाँ पर? जी बिल्कुल, हम आपको बताएं कि जिन्ना हॉस्पिटल जो है वो एक सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, और उसके साथ साथ सिविल हॉस्पिटल भी जो है वो इस पूरे जो सीरीज है इसको भी जो ट्रीटमेंट कर रहा है। कोविड-19 भी चल रहा है, तो कोविड-19 के साथ साथ फिर ये इतना बड़ा सानिया हो जाना जो इसके लिए भी काफी जो है वो तैयारी की गई है। आज जो ईद की छुट्टियां थी वो भी तमाम तर मंसूख कर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से, और जो सेक्रेटरी हेल्थ है उन्होंने भी जो है वो बर्न्स वार्ड का दौरा किया है, क्योंकि सबसे बड़ी ये कह लें कि बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में जो सबसे बड़ा जो शहर है कराची, उसमें एक एस्टैब्लिश्ड सिविल हॉस्पिटल का एक बर्न्स वार्ड है और एक दूसरा बर्न्स वार्ड है जो कि पटेल हॉस्पिटल के अंदर है, लेकिन वो प्राइवेट वार्ड है। लेकिन मेजॉरिटी केसेस जो बर्न केसेस होते हैं वो सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी आए हैं। तो जो इसका हादसे के अंदर जो बर्निंग के जो केसेस हैं वो सिविल हॉस्पिटल के जो बर्न्स वार्ड है वहां पे भी जो है वो शिफ्ट किए गए हैं। और जो दूसरे हॉस्पिटल है आगा खान हॉस्पिटल से जब हमारी बात हुई तो ट्रीटमेंट का जो भी ये भी जो तैयारे में जो प्लेन क्रैश का जो भी हादसा है उसके अंदर आगा खान हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट के लिए कोई पेशेंट नहीं आया है। इसके अलावा लियाकत नेशनल में भी कोई पेशेंट नहीं आया है। ज्यादातर जो मेजॉरिटी पेशेंट हैं वो दारुल से है, सिविल हॉस्पिटल और जिना हॉस्पिटल में जो है वो ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। जो बैंक ऑफ पंजाब के सदर है सबसे पहले उनको जो है वो नियर मोस्ट में जो है वो दारुल सेहत हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था, और अभी भी जो है वो दारुल सेहत, सिविल हॉस्पिटल, जिना अस्पताल और कराची के जो दूसरे अस्पताल हैं वहां पे जो है वो इन तीन से चार हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो ट्रीटमेंट है वो दी जा रही है जख्मियों को। और बॉडीज जो भी शिफ्ट की गई हैं वो ज्यादातर सिविल और जिना में जो बॉडीज निकाली गई हैं जो मुसाफिर थे, जो इलाका मकीन थे, उनको जो है वो शिफ्ट किया गया है। तो जिना और सिविल में जो है वो बॉडी शिफ्ट की गई है और जो ट्रीटमेंट दी जा रही है वो सिविल, जिना और दारुल सेहत में जो है वो जख्मियों को ट्रीटमेंट दी जा रही है जो कि सर्वाइव कर गए थे इस हादसे के अंदर। जी, कुछ उम्मीद की जा रही है तीन जो मुसाफिर थे इनके अलावा भी कुछ मुसाफिर हैं जो बच सकते हैं? देखें, अभी तक तो जो इंजरीज हैं वो ये जो हमारी बात हुई है डॉक्टर से खास तौर पे, और जो हमारी जो पर्सनली बात हुई है न्यूज़ 1 की कीमी जमाली से और जो MS सिविल हॉस्पिटल है, तो उनका ये कहना है कि जो ज्यादातर इंजरीज हैं जो लोग क्या कहते हैं जिनकी इंजरीज हुई हैं वो ज्यादातर हेड इंजरीज हुई हैं और एब्डोमिनल चेस्ट इंजरीज जो हुई हैं, और खासतौर पे बच्चे भी जख्मी हुए हैं इसके अंदर। तो उनको पूरी ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जा रही है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो उनको जो है वो ट्रीटमेंट दी जाए। और बहुत सारे लोग जो है उनको हेड इंजरीज हुई हैं तो उनको जो है वो HCU यूनिट्स के अंदर रखा गया है, और खासतौर पे कोविड-19 भी चल रहा है। जिना अस्पताल और जो सिविल हॉस्पिटल है ये दोनों कोविड-19 में एक लीड कर रहे हैं पेशेंट्स के लिहाज से और ट्रीटमेंट के लिहाज से।
تو اس میں جو ہے وہ ان کو زیادہ تر جو ہے وہ ان کی مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے، کیونکہ جو بچے شفٹ ہوئے ہیں اور جو لوگ جو علاقہ مکین وہاں سے شفٹ ہوئے ہیں ان کو ہیڈ انجریز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہوئی ہیں. اور بچے جو ہیں سب سے بڑی بات، اگر آپ بچوں کو ہیڈ انجریز ہوتی ہیں لیکن جو ٹراما ہوتا ہے، ٹراما سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ ایک پورا پیریڈ درکار ہوتا ہے، اور جب اس ٹراما سے پیریڈ کے لیے جب نکالا جاتا ہے تو سب سے پہلے ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. ابھی بچے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. ایک تو عید ہے، اوپر سے جو کورونا کا ایک پورا ایک سائیکل چل رہا ہے 3 مہینے سے. یاسر ایک بار پھر ذرا کنفرم کر دیجئے کتنے مسافر تھے جو بچے ہیں، 2 یا 3؟ جی ابھی تک جو ہمیں محکمہ صحت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جی 2 مسافر جو ہیں وہ بچے ہیں، لیکن جو ہمارے سورسز ہمیں کہتے ہیں کہ 3 مسافر جو ہیں وہ بچے ہیں. لیکن یہ کہ محکمہ صحت 2 مسافروں کو جو ہے وہ کنفرم کر رہا ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 سروائیور جو ہیں وہ اس کے اندر بچے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ابھی دی جا رہی ہے. ہماری اس حوالے سے بات ہوئی تھی، پہلے 3 کی فگرز تھیں، 4 کی صحت تھی، لیکن محکمہ صحت کی جانب راجہ سے کہا جا طارق رہا ہے آپ کہ بھی ذرا بتا دیجئے پلیز مجھے مختصر کہ ایئرپورٹ یہاں سے بہت قریب ہے، پی آئی اے کی جو انتظامیہ اس نے یہاں پر یقیناً دورہ کیا ہوگا، کیا بتایا گیا اپروکسیمیٹلی کتنے دن میں ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا جائے گا اور تحقیقات جو ہے وہ کب تک مکمل ہو جائیں گی، کچھ بتایا گیا؟ جی اس سلسلے میں پی آئی اے کے جو سی او ہیں ارشد ملک، انہوں نے یہاں وزٹ بھی کیا تھا، انہوں نے مختلف ہدایات بھی دی تھی. اس سلسلے میں جو پی آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں ایئر کمانڈور ہیں عثمان غنی، ان کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، وہ اس واقعے کی پوری تحقیقات کرے گی. اس کے علاوہ جو ریسکیو کے کام کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آج صبح تک جو ہے اس کام کو مکمل کیا جائے. اس لیے اس وقت سارے انتظامات بھی کیے گئے ہیں، روشنی کا انتظامات بھی کیا گیا ہے. فوج کے جو جوان ہیں، جو ریسکیو ٹھیک ہے، جائے وقوع سے راجہ طارق اور ہاسپٹلز کی مجموعی صورتحال کے بارے میں ہمیں یاسر سلیم اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ شکریہ. اب بریک پر جاؤں گا اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جب طیارے کا یہ حادثہ پیش آیا اس وقت مناظر کیا تھے، عینی شاہدین کا کیا کہنا ہے، اور سی ای او پی آئی اے ارشد ملک نے اس معاملے کی تحقیقات کے بارے میں کیا کہا ہے. ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. پروگرام میں بات کر رہے ہیں کراچی ایئرپورٹ کے قریب ماڈل کالونی میں گر کر تباہ ہونے والے پی آئی اے کے بدقسمت مسافر طیارے کے بارے میں جو آبادی پر گرا اور وہاں پر اس نے تباہی مچا دی. اس حادثے میں محکمہ صحت کا یہ بتانا ہے کہ 2 خوش قسمت مسافر تھے جو بچ گئے. اس کے علاوہ تمام کے تمام افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات محکمہ صحت کے مطابق بتائی جا رہی ہیں، جبکہ ہمارے رپورٹر ہمیں کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کے سورس سے بتا رہے ہیں کہ 3 لوگ ہیں جو بچ گئے ہیں. بہرحال ایک بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں جو سرکاری سطح پر بتایا گیا بچ گئے، اور ایک اور مسافر تھا جس کا نام بتایا جا رہا تھا محمد زبیر، وہ بھی معجزانہ طور پر اس بدقسمت طیارے سے بچ گیا. اور دونوں کی وجوہات یہ بتائی گئی ہیں کہ کوئی بھی وجہ ہوئی ہو یا کیا بھی پروسیجر ہوا ہو، ان دونوں کی سیٹ طیارے میں آگ لگنے سے پہلے طیارے سے باہر نکل گئی تھی، اس لیے یہ جلنے سے بچ گئے. اور جب طیارہ تباہ ہوا تو یہ طیارے کے اندر یہ لوگ نہیں تھے، یہ انجرڈ ہوئے، انہیں ریکور کیا جا رہا ہے. محمد زبیر نے گفتگو کی ہے، انہوں نے کیا کہا ہے جب یہ حادثہ پیش آیا. اس کے بعد میں ہاسپٹل سے خصوصی طور پر ہمارے پاس ان کی گفتگو آئی ہے، وہ آپ کو سنواتے ہیں. کیا ہوا، کس طرح ہوا؟ ایسا پلین کا ڈیلیور ہوا ہے، لینڈ نہیں ہو پایا. آپ کا کسی کے ساتھ نہیں نیٹ پہ بیٹھا ہے. خوش قسمت مسافر محمد زبیر کی گفتگو آپ نے سنی. بالکل جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، وہ بتا رہا تھا کس طرح یہ حادثہ پیش آیا اور کس طرح وہ بچ گئے اس حادثے میں. ان کے علاوہ ایک مسافر اور ہیں جن کے بارے میں مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہ بچ گئے ہیں، بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ. لیکن جو عینی شاہدین ہیں جنہوں نے اس طیارے کو حادثے سے پہلے دیکھا کہ کس طرح یہ طیارہ ڈاواں ڈول ہوا، کس طرح یہ آبادی پر گرا، وہ کیا مناظر تھے، عینی شاہدین کا کیا بتانا ہے، آپ کو سنواتے ہیں. جیسے بہت زیادہ شور ہو رہا ہے اس کے اندر، تو ہم نے جیسے دیکھا اس کے دونوں پروں کے اندر آگ سی لگی ہوئی تھی.
तो मैंने अपने लड़कों को दिखाया, सपने ऊपर ही नज़र टपकी थी, तो दोनों मतलब उसके अंदर आग लगी थी। काफ़ी देर हम उसको देखते रही हूँ, सीधा इस तरफ गया, यहाँ से जाते जाते फिर हमारी आंखों से काफ़ी दूर चली, जैसे बहुत बिल्कुल बताया कि तैयारे के परों में, दोनों परों में आग लगी हुई थी, जबकि PIA इस बात को कंफर्म कर रही है कि तैयारे में किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं था। बहुत सारे सवालों में एक सवाल ये भी पैदा होता है कि दुनिया भर में लॉकडाउन जारी था, पाकिस्तान में भी लॉकडाउन था, इस लॉकडाउन के दौरान एयर हॉलिंग की गई तैयारों की, पाकिस्तान में क्या ऐसा नहीं किया गया? बहरहाल CEO PIA अरशद मलिक ने इस बात की तस्दीक की है, मुकम्मल तौर पर यह तैयारा सेटिस्फाइड था और किसी किस्म का कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया था सेफ्टी मेजर को लेकर। और उन्होंने ये भी बताया कि ब्लैक बॉक्स का एक हिस्सा मिला है, उसकी तहकीकात कर रहे हैं, ब्लैक बॉक्स की मुकम्मल तहकीकात होंगी और वो तहकीकात आपके सामने रखी जाएंगी। और उन्होंने वो गमज़दा भी थे, वो ये कह रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा जो काबिल पायलट थे इस तैयारे के और जो स्टाफ मेंबर था वो भी काबिल था, किसी किस्म की कोई कमी या कोई खामी नहीं छोड़ी गई थी। और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो लवाहिकीन के साथ खड़े हैं और सिविल एविएशन अथॉरिटी से मुकम्मल तौर पर राब्ते में हैं। वो खुद फौरी तौर पर इस हादसे के बाद कराची पहुंचे और बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक उन्होंने तहकीकात का हुक्म दिया। एक शफाफ इंक्वायरी होगी जिसमें PIA का कोई रोल नहीं होगा, जिसमें सिविल एविएशन का कोई रोल नहीं। ये इंक्वायरी बैनुल अक़वामी मुसल्लमा असूल के मुताबिक एविएशन मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त से मुरतब करेगी, जो कि इस वक्त समरी अप्रूव हो रही है और वो इंस्पेक्टर्स आके इसको इंस्पेक्ट करेंगे। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी टीम, हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, NDMA इस साने में उन लोगों के साथ खड़े हैं। हम हर हद तक उनको फैसिलिटेट करेंगे और शफाफ इंफॉर्मेशन देंगे। इंस्पेक्शन होगी, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के फैक्ट्स और फिगर्स सामने आएंगे, जो कि मेरी भी जिम्मेदारी है और आप लोगों का हक है कि हम आपको वो शफाफ इंफॉर्मेशन सारी मुहैया करें। अभी के मुताबिक जहाज़ टेक्निकली, ऑपरेशनली, एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने शेड्यूल के मुताबिक 99 लोगों के साथ, जिसमें कुछ क्रू के मेंबर्स थे, कुछ मुसाफिर थे, आता है और एस्टेब्लिश करता है अपने आप को फाइनल लैंडिंग अप्रोच पे। और फाइनल लैंडिंग अप्रोच पे वो पायलट रिपोर्ट करता है कि मैं हर लिहाज से लैंडिंग के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद उसको सिविल एविएशन के जो कंट्रोलर हैं वो कहते हैं आप आएँ और लैंड कर जाएं। जब वो लैंडिंग के लिए आते हैं उसके बाद वो गो राउंड करते हैं। उस गो राउंड की वजह कोई किसी किस्म की शकूक व शबहात ना रखें। ये हमारे पास फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें हर चीज़ सामने आ जाती है। ये जहाज़ गो राउंड करता है, उसके बाद वो कॉल देते हैं कि मैं दूसरी अप्रोच के लिए अपने आप को इस्टेब्लिश करूंगा। जब वो दूसरी अप्रोच के लिए इस्टेब्लिश करते हैं तो वहाँ पे उनके साथ कुछ हुआ है जिसकी जब तक फ्लाइट वॉइस रिकॉर्डर और डाटा रिकॉर्डर नहीं आ जाता ये सब इबहाम रहेंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ यहाँ बैठ के आपको कह रहा हूँ। तो जैसे ही वो आ जाएगा हमें पता चलेगा क्या उसमें कोई टेक्निकल मसला हुआ, क्या उसमें कोई और मसला हुआ, कोई आउटसाइड कोई एक्टिविटी हुई है, बर्ड हिट हुई है, क्या हुआ। जब ये जहाज़ लो हो जाता है तो ATC उनसे पूछते हैं कि क्या आपको कोई मसला है, तो वो कहते हैं जी मेरे साथ कोई मसला है। उसके बाद राब्ता ख़त्म हो जाता है और फिर ये एक अलमनाक हादसे से दो चार होता है। अरशद मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने बताया कि मुकम्मल शफाफ बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक इंक्वायरी करेंगे। हम भी उम्मीद रखेंगे कि मुकम्मल शफाफ तहकीकात हो, इंक्वायरी मुकम्मल की जाए। जुम्मतुल विदा का बड़ा दिन था, जो लोग इस सानहे में शहीद हुए उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं और रमज़ान का बाबरकत महीना भी रुखसत हो रहा है। मुश्किलात में घिरी कौम पर आजमाइश मज़ीद सख्त हो गई है। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे कि अल्लाह पाक खैर व आफियत से इस कौम को इस आजमाइश से निकाले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।